हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रिकर्जन के बारे में कि रिकर्जन होता क्या है, रिकर्जन कितने तरह का होता है, रिकर्जन को कहाँ यूज करते हैं, रिकर्जन के क्या एडवांटेजेस हैं, रिकर्जन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और रिकर्जन बेस्ड जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। देखिए, इस रिकर्जन टॉपिक को हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे सो डेट कि आगे हमारे जितने भी चैप्टर्स आएंगे या जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उन पर बेस्ड उन टॉपिक्स में जो भी हमारी एल्गोरिथम्स होंगी, अब उन एल्गोरिथम्स में जब हम वो रिकर्सिव इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर हमें सोल्व करने की दोबारा जरूरत ना पड़े। तो हम उसी कंसेप्ट को यहीं पर अपना अच्छे से समझ लेंगे कि अच्छा इस तरह की रिकर्सिव इक्वेशन कहीं पर भी आ रही है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो खाली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं रहने वाला इस लेक्चर का, पूरा प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले आप रिकर्जन का बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। रिकर्जन ये होता है कि जहां पर हम किसी भी चीज को उसी के टर्म्स में डिफाइन कर दें या लिख डालें या एल्गोरिथम बना दें, चाहे प्रोग्राम बना दें। एक ऐसी एल्गोरिथम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको वो अपने आप ही कॉल कर रहा है, उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। यानी कि टू डिफाइन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। अब इसका एक सबसे बेसिक एग्जांपल है, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें यह है कि सपोज अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f1 और अगर आपका वो फंक्शन है उसमें सपोज कुछ आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं और अगर वो फंक्शन वापस से अपने अगर वो फंक्शन हमारा अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। देखिए, जब भी आप ये फंक्शन चलाएंगे, आप कोई भी सूडो कोड लिख लें, कोई भी एल्गोरिथम लिख लें, तो जब ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, f1 नाम का कोई फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही हम इस स्टेप पर आए तो क्या हुआ, वापस से f1 को कॉल जा रही है। इसका मतलब वापस से यही फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये रिकर्जन है। ठीक है, यानी कि रिकर्जन इज डिफाइन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक, रिकर्जन बेस्ड बहुत सारी एल्गोरिथम्स आप इस पूरे सीरीज में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हो गई, टावर ऑफ हेनरी प्रॉब्लम हो गई, या कुछ फैक्टोरियल फंक्शन, जैसे कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, जैसे फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा आपने, फिबोनाची की सीरीज आपने पहले पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो सब भी हमारे रिकर्सिव बेस्ड इक्वेशंस ही होती हैं। और रिकर्जन पर बेस्ड आप चीजें पढ़ेंगे जैसे मर्ज सॉर्ट आपकी हो गई या क्विक सॉर्ट आपकी हो गई। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हम पूरा डिटेल में करेंगे, इनकी जो रिकर्सिव इक्वेशंस होती है किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। अब रिकर्जन स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं और अगर उसमें रिकर्जन है तो दो चीजें जरूर होती हैं। एक तो रिकर्सिव कॉल हो ही गई हमारी। अब बात ये आती है कि भैया अगर ये रिकर्सिव कॉल है तो ये कब तक अपने आप को कॉल करता रहेगा, ये तो ऐसा तो इनफाइनाइट कॉल हो जाएगी हमारी, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आप एज्यूम करके देखिए कि अगर ये f1 अपने आप को कॉल कर रहा है तो ये तो एक तरह का इनफाइनाइट लूप में चला गया। लेकिन हमने जब एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो मैंने वहां पर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट। यानी कि एल्गोरिथम आप कोई भी लिखें, चाहे वो इटरेटिव एल्गोरिथम हो, चाहे वो आपकी रिकर्सिव एल्गोरिथम हो, किसी भी अप्रोच पर बेस्ड हो, वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर ये हमारी कोई रिकर्सिव इक्वेशन है तो ये कब खत्म होगी? यस, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए जब भी आप रिकर्सिव बेस्ड एल्गोरिथम्स लिखें या रिकर्सिव बेस्ड प्रोग्राम्स बनाएं तो हमेशा दो चीज याद रखें, उसमें एक तो रिकर्सिव इक्वेशन आपकी आएगी या इसको हम रिकर्सिव कंडीशन भी बोल सकते हैं, और एक जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आएगी उसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन या उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। दोनों का मतलब एक ही है, बेस कंडीशन या आप इसको टर्मिनेटिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप रिकर्जन अपना चला रहे हैं तो बार बार वो रिकर्जन आपका चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब दोबारा आपका रिकर्जन चला तो प्रॉब्लम का साइज सेम था। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम का साइज हर बार आपका कम होता चला जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक, इसका मतलब अगर ओरिजिनली आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी हुई है और लेट्स सपोज उसका ये साइज है, जब आपने दोबारा रिकर्जन चलाया तो जो भी जिन भी सब प्रॉब्लम्स पर आपने रिकर्जन चलाया, चाहे वो सब प्रॉब्लम 1 हो, 2 हो, 10 हो, तो उनका साइज हमेशा कम होगा इस ओरिजिनल प्रॉब्लम के कंपैरिजन में। अब जब भी आपका ओरिजिनल से साइज सब प्रॉब्लम्स का कम होता है तो या तो उसमें से कुछ रिड्यूस हो रहा हो बाय सब्ट्रैक्टिंग समथिंग या बाय डिवाइडिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम यूजिंग अ नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का साइज n है तो रिडक्शन तो ऐसे भी हो सकता है कि जो सब प्रॉब्लम है उसका साइज हो सकता है आपका n-1 हो जाए, n-2, n-3 हो जाए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम का साइज n/3 हो गया या प्रॉब्लम का साइज n/2 हो गया, क्योंकि आप तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो
जब भी आप रिकर्जन सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेज पर सब प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब प्रॉब्लम्स का जो साइज होगा वो हमेशा कम होगा ओरिजिनल प्रॉब्लम के कंपैरिजन में, वो कभी बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ गया तो कभी आपका रिकर्जन सॉल्व नहीं हो पाएगा। साइज हमेशा रिड्यूस होना है, और रिड्यूस होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि एक ऐसी सब प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन को हम बोलते हैं आपकी बेस कंडीशन। तो जब भी रिकर्जन सॉल्व करें हमेशा याद रखिएगा बेस कंडीशन इज मैंडेटरी, जरूर दी होगी। अगर नहीं दी हुई है तो आप खुद एज्यूम कर लेना कि इसकी बेस कंडीशन ये होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का रिकर्जन दिया हुआ है। ये पहली बात होगी रिकर्जन में। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं रिकर्जन को जो भी स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा। हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो हमें आता है, लेकिन आप उसका डेप्थ समझिएगा, क्योंकि फिर वही चीजें हम आगे चल के जो एल्गोरिथम्स हमारी आएंगी और अच्छे लेवल्स की, उसमें वो ही कंसेप्ट आपका फिर यूज होगा। अब अगर हम इसमें आगे चले आपका, तो इसमें आगे चलने के बाद आपने देखिए एक फंक्शन पहले जरूर पढ़ा होगा, फैक्टोरियल फंक्शन। आप जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपने फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा है वो आपका ऐसा होता है कि फैक्टोरियल n इक्वल्स टू, आपने देखा होगा क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, एंड आप इसको 1 तक लेकर चले जाते हैं। जैसे अगर आपने फैक्टोरियल 5 को सोल्व करना है तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड आंसर इज 120। यही तो हो गया। अब देखिए जब आप फैक्टोरियल सोल्व कर रहे थे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें बेस कंडीशन क्या है, 1 है। बेस कंडीशन क्या है, 1 है कि भाई हमने जिस भी नंबर का फैक्टर निकालना है वो नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया उससे एक कम नंबर पर, यानी कि ये आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, तो जो इसकी सब प्रॉब्लम बनी सबसे पहले उसका साइज और कम हो गया। 5 था तो 4 हो गया, जब 4 को सोल्व किया तो उसके बाद 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी कि साइज आपका एक एक स्टेप के बाद रिड्यूस होता जा रहा है। और कब तक रिड्यूस हो रहा है, जब तक कि एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसका सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा। अब जब आपका यहाँ पर 1 आ गया तो आगे नहीं किया आपने, क्योंकि आपको पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आपकी बेस कंडीशन है, यानी कि आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। ठीक है, अब इसी को अगर हम रिकर्जन फॉर्म में लिखें, कैसे लिखा जाएगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले। देखिए आपने पढ़ा है ना कि फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल होता है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, ये तो पढ़ा है आपने। फिर फैक्टोरियल n माइनस वन कितना होता है, n माइनस वन, आपने ये तो पढ़ा है। फैक्टोरियल n माइनस वन कितना होता है, n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू, ये तो हो रहा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है वो प्रॉब्लम आपका साइज ले लिया आपने और मल्टीप्लाई कर दिया उससे एक छोटी सब प्रॉब्लम पर। अब मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी आपकी सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सिर्फ साइज रिड्यूस होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। अब स्ट्रक्चर का मेरा मतलब वही है कि जिस तरीके से आप अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे उसी तरीके से आप अपनी सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। देखो जैसे आपने फैक्टोरियल n को लिखा l इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, उसी तरीके से आपने फैक्टोरियल n माइनस वन को क्या लिखा, n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू। तो मतलब सोल्व करने का जो तरीका वो बिल्कुल सेम है हमारा। ठीक, बेस कंडीशन क्या होगी इसमें, इसमें बेस कंडीशन होगी कि जब फैक्टोरियल 1 आएगा तो उसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे, या आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो फैक्टोरियल 0 है उसको भी हम 1 बोल देते हैं। यानी कि बेस कंडीशन क्या है कि जब भी मेरे प्रॉब्लम का साइज या तो 1 हो जाए या 0 हो जाए, उस केस में मेरा फैक्टोरियल हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर इसको हम एल्गोरिथम्स के टर्म्स में लिखें, देखिए लिखकर देखते हैं इसको एल्गोरिथम के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा। सपोज ये मेरा कोई एक फंक्शन है, मैंने सपोज नाम दे दिया फैक्टोरियल, और लेट सपोज n मेरा इनपुट है, ये मैंने आपको बताया था। जब भी हम सूडोकोड लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर्स में, ये मेरे पैरामीटर्स हो गए, n मेरा पैरामीटर हो गया। अब कंडीशन क्या है, अगर इसको सीधा सीधा लिखें कि भाई अगर हमारी n की वैल्यू या तो 0 हो जाए या n की वैल्यू मेरी 1 हो जाए, ये बेस कंडीशन है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा हम कर देंगे रिटर्न 1। रिटर्न 1 कर दिया, और नहीं तो हम क्या कर देंगे, इसी को वापस कॉल कर लेंगे, यानी कि हम वापस क्या करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ये सिंपल हो गया बिल्कुल फैक्टोरियल लिखने का तरीका। लेकिन अब इसको थोड़ा समझिए कि चलता किस तरीके से, एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फैक्टोरियल कैसे निकलता है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एग्जीक्यूशन कैसे इसका होता है, तभी हम रिकर्जन के बारे में और कंसेप्ट्स को पढ़ पाएंगे। अब देखिए, एक और मैं आपको चीज बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप इस एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन करेंगे तो जो भी हमारी कॉल्स वगैरह एग्जीक्यूट होती हैं उनके लिए मेमोरी में एक स्टैक क्रिएट होता है, ठीक है, उसके लिए एक स्टैक क्रिएट होता है। तो अब आपको ये समझना है कि स्टैक अगर क्रिएट हो रहा है तो ये कॉल्स मेरी स्टैक में किस तरीके से जाएंगी। और स्टैक का एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि उसमें स्टैक में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पुश और पॉप। ये सपोज आपका अगर कोई स्टैक है तो इस स्टैक में इस तरह से हमारी लोकेशंस आप एज्यूम कर लीजिए होती हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक एंड होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप एंड, और इसमें हम जो अपना इंसर्शन करते हैं वो भी टॉप से होता है और जो रिमूवल करते हैं वो भी टॉप से ही होता है। तो जो जब हम इंसर्शन करते हैं उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, जब हम रिमूवल करते हैं उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ये हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर में, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। अब यहाँ पर क्या होगा कि स्टैक कैसे बनेगा ये देख लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले लेट सपोज आपको फैक्टोरियल 5 निकालना है, तो आपने क्या किया, n की वैल्यू आपकी 5 हो गई, आपको निकालना है फैक्टोरियल ऑफ 5। अब क्या होगा जब आप फैक्टोरियल 5 पर जाएंगे, जैसे आप फैक्टोरियल 5 पर गए, यहाँ पर आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपने चेक किया कि क्या n की वैल्यू 0 या 1 है, नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। n की वैल्यू 5 है तो इस कंडीशन में आप नहीं गए, सीधा आप थर्ड स्टेप में आ गए। थर्ड स्टेप में आगे तो क्या लिखा है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, यानी कि वापस से अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन हो गया, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस वन, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4 आ गया, यानी कि वापस से अपने आप को कॉल कर रहा है। तो जब आपने जब आपने हमारा फैक्टोरियल 5 चलाया तो उसके बाद आपका चल गया एक तरीके से फैक्टोरियल ऑफ 4, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जब आपने फैक्टोरियल ऑफ 4 चलाया, क्योंकि रिकर्जन आ गया ना, इसने अपने आप को कॉल कर लिया यहाँ पर, उसके बाद जब आपने फैक्टोरियल ऑफ 4 चलाया फिर ये कंडीशन ट्रू मिली, क्योंकि n की वैल्यू 4 है ना, 0 है ना 1 है। फिर आप इसमें आए तो फिर क्या चला, n यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। इसके बाद आपका फिर क्या चल गया, जब आप इस पर आए आपने चल गया फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर जब आपने ये चलाया तो आपने क्या चल गया, फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर जब आप इस पर आए तो क्या चल गया, फैक्टोरियल ऑफ 1। अब जब आप फैक्टोरियल ऑफ 1 चलाएंगे, फैक्टोरियल ऑफ 1 जब आपने चलाया तो n की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा ये। तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 1, और ये 1 रिटर्न करके आपको इसको पास कर देगा। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ था, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, यानी कि जब आपने चलाया था फैक्टोरियल ऑफ 1, जब आपका चला था तो फैक्टोरियल ऑफ 1 तब चला था जब आपकी n की वैल्यू 2 थी, तो ये था आपका 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, यही तो लिखा था। एक तरीके से यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई तो थी, यहाँ पर आपकी 3 की मल्टीप्लाई तो थी, सॉरी यहाँ पर आपकी 3 की मल्टीप्लाई थी, यहाँ आपकी 4 की मल्टीप्लाई थी, यहाँ आपकी 5 की मल्टीप्लाई थी, और जब आपने चलाया तो यहाँ पर आपकी 2 की मल्टीप्लाई थी। तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 ने तो क्या रिटर्न कर दिया, 1। अब ये ओवरऑल क्या रिटर्न कर देगा आपको, 2। ये 2 आपका यहाँ पहुंचेगा, ये आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6, ये 6 आपका यहाँ पहुंचेगा, 6 4 जा 24, ये 24 आपका यहाँ पर आएगा, 24 इंटू 5 120। इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। इस तरीके से खैर हमारी कॉल्स एग्जीक्यूट होती हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सीखने का तरीका देखिए क्या है। लेट सपोज अगर हम ये कहें, अगर स्टैक हम बनाकर देखें कि स्टैक किस तरीके से बनेगा इसका, तो देखिए हम पूरी की पूरी कॉल उठाकर रख लेंगे, जैसे कोई फंक्शन कॉल होगा हम पूरा कॉल उठाकर रख लेंगे। आप इसको आप ये बनाइए, मान लीजिए ये हमारा स्टैक है। सबसे पहले जब आपने एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट किया, आपके पास था लेट सपोज n की वैल्यू 5 है, आपके पास है फैक्टोरियल ऑफ 5, आपने लिखा फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद जब आपने चलाया ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर नहीं गई, यहाँ पर आ गई, क्या हो गया, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, यानी कि वापस से एक कॉल आ गई हमारी फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4। तो हम क्या लिख दें, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा इजी रहता है आपको समझना, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अभी जो आपने एग्जाम्पल लिया है इसमें जिस स्टेप पर आपके रिकर्सिव कॉल आ गई उसके बाद कोई स्टेप्स आपके नहीं लिखे हैं, लेकिन आप एज्यूम करिए कि अगर उसके बाद भी स्टेप्स लिखे होते तो किस तरीके से स्टैक मैनेज होता। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम मर्ज सॉर्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जहां जिस स्टेप पर आपके रिकर्सिव कॉल आती हैं उसके बाद भी आपके कुछ स्टेप्स रहते हैं। खैर अभी कंसंट्रेट यहाँ पर करिए। फिर जैसे आपका फैक्टोरियल 4 आया, फिर आपका क्या चलेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1, यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर आपका चला 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर आपका चला 2 इंटू
फैक्टोरियल ऑफ 1। अब जब आपका फैक्टोरियल ऑफ 1 चला तो इसने क्या रिटर्न कर दिया 1, इसने आपका रिटर्न कर दिया 1। ये कितना आंसर आ गया 2 into 1। ये 2 into 1 कहां चला जाएगा इसके पास, क्योंकि जब आप ये चला रहे थे, ये जब आप चला रहे थे फैक्टोरियल ऑफ 2 आपने चलाया तो यहीं पर तो आपके आके रिकर्सिव कॉल आ गई थी, तो अब कंट्रोल आपका वहां चला गया। जैसे ही वहां का सॉल्यूशन मिला कंप्लीट सॉल्यूशन, ये 2 आपका इधर पास हो गया, इसमें आपका 2 आ गया, तो 3 into 2 ये कितना हो गया 6। अब ये 6 आपको इधर मिल गया, इसमें आपको 6 मिल गया, तो 6 into 4 24, ये 24 आपको इधर मिल गया, फिर 24 into 5 आ गया 120, ये आपको मिल गया 120, तो फैक्टोरियल इज 120। इस तरीके से हमारी रिकर्सिव कॉल्स एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा रिकर्जन को इजी करने के लिए, ये तो चलिए ठीक है हमने एल्गोरिथम बना ली, एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन देख लिया, स्टैक ट्रेस पूरा कर लिया। जब भी हम रिकर्जन को लिखें, उसकी एल्गोरिथम लिखें या प्रोग्राम लिखें, हमेशा उसकी एक रिकर्सिव इक्वेशन जरूर लिखिएगा, एक रिकर्सिव इक्वेशन जरूर लिखिएगा। अब रिकर्सिव इक्वेशन क्या होती है, फंक्शन के फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं। जैसे अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई रिकर्सिव फंक्शन है f of n, किसी का भी आपको निकालना है, आपने कहा कि अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तो भी इसका जो रिटर्न ये करके देगा 1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो जो फंक्शन इसका लिखा जाएगा वो दो कंडीशन होंगी, क्या कि अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न करेगा 1, और अगर अदरवाइज अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या रिटर्न करेगा n into f of n minus 1। यही तो आ गया, ये आपकी फैक्टोरियल की बेसिक इक्वेशन हो गई, ये इसको बोलते हैं रिकर्सिव इक्वेशन। तो हमेशा आप ये इक्वेशन लिखें। तो जब भी आप रिकर्जन को पढ़ रहे हैं तो रिकर्जन में हमारी रिकर्सिव कंडीशन जरूर होती है, जैसे ये है, बेस कंडीशन जरूर होती है जैसे कि आपकी ये है, और रिकर्सिव फंक्शन आप जरूर लिखें जो आपने पूरा लिखा है। ठीक है, अगर आप ये लिख लेंगे तो रिकर्जन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपने नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ा हुआ फिबोनाची सीरीज का, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए क्या होती है फिबोनाची सीरीज। वो कुछ इस तरह की होती है 0 1 2 3 5 8 13 और सम होता चला जाता है प्रीवियस 2 नंबर्स का। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में क्या है, अगर हम बेसिक लिखें, इसका फंक्शन लिखें सबसे पहले कि अगर n की वैल्यू 0 है 0, 1 है तो 1, और अगर इसके अलावा कुछ भी है तो प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन कर दो। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0, n की वैल्यू 1 है तो 1, और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसको हम बोलते हैं f of n minus 1 प्लस f of n minus 2, यानी कि वी आर एडिंग टू प्रीवियस नंबर्स, f of n equals to n minus 1 और n minus 2। यानी कि अगर आपको लेट्स सपोज f of 5 निकालना है, सपोज अगर आपको f of 5 निकालना है तो f of 5 आपको कितना होगा f of 5 minus 1 यानी कि f of 4 और f of 5 minus 2 यानी कि f of 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल जाता है। अब ये भी रिकर्जन है ना, क्योंकि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो दो रिकर्सिव कॉल्स एक साथ चल रही हैं। अभी तक तो एक चल रही थी f of n equals to n into f of n minus 1। अब f of n जब आपने चलाया तो f of n minus 1 भी चली, f of n minus 2 भी चली। तो पहले इसका थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, फिर देखेंगे इसमें और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका सबसे पहले एक एल्गोरिथम हम लिख लेते हैं इसी रिकर्सिव कंडीशन के बेस पर। अब रिकर्सिव कंडीशन के बेस पर जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि लेट्स सपोज आपका फंक्शन है फिबोनाची, फिब आपने नाम दे दिया उसका, लेट्स सपोज फिब n। अब आप क्या करें कि अगर n की वैल्यू 0 है तो आपने कहा रिटर्न 0। उसके बाद लेट्स सपोज आपने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो लेट्स सपोज आपने कहा रिटर्न 1। उसके बाद आपने कहा नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फिब n minus 1 प्लस फिब n minus 2। ये हमारा बेसिक सूडो कोड हो गया। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका है स्टैक का एग्जीक्यूशन, किस तरीके से चलेगा ये। अब लेट्स सपोज आप निकाल रहे हैं फिबोनाची ऑफ, लेट्स सपोज आपने निकाला 5, फिबोनाची ऑफ 5 निकाला। जब फिबोनाची ऑफ 5 निकालेंगे तो n की वैल्यू 0 नहीं है फॉल्स, 1 नहीं है फॉल्स, आप इस पर आ गए, क्या रिटर्न हुआ आपका फिबोनाची ऑफ
n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, यानी कि फिबोनाची ऑफ 4 और फिबोनाची ऑफ 3। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। पहले जब आपका ये चला तो आप यहाँ पर आए, आपको क्या मिला, एक आपको मिला फिबोनाची ऑफ n-1 यानी कि फिबोनाची ऑफ 4 और एक आपको मिला फिबोनाची ऑफ n-2 यानी कि फिबोनाची ऑफ 3। ठीक है, या मैं इसका पूरा चार्ट पहले क्रिएट कर देता हूँ। चलिए, तो इसका पूरा एक पहले ग्राफ बना लेते हैं, पूरा चार्ट बना लेते हैं किस तरीके से हमारी कॉल्स का एग्जीक्यूशन होगा। तो जब आप फिबोनाची ऑफ 5 चला रहे हैं तो आपके पास दो कॉल्स आई, फिबोनाची ऑफ 4 और फिबोनाची ऑफ 3। जब आपका फिबोनाची ऑफ 4 आया तो वापस से आपके पास दो कॉल्स आ गई, एक आपका हो गया फिबोनाची ऑफ 4-1 यानी कि फिबोनाची ऑफ 3 और एक आपके पास आ गया फिबोनाची ऑफ 4-2 यानी कि फिबोनाची ऑफ 2। इस तरीके से जब आप फिबोनाची ऑफ 3 चलाएंगे वापस से आपके पास फिर से दो कॉल्स आएंगी, एक आपके पास आएगा फिबोनाची ऑफ 2 और एक आपके पास आएगा फिबोनाची ऑफ 3-1 यानी कि n-2 मींस फिबोनाची ऑफ 1। एक आपके पास आ गया फिबोनाची ऑफ 2 और एक आपके पास आ गया फिबोनाची ऑफ 1। जब आपके पास फिबोनाची ऑफ 2 आया तो वापस से आपके पास फिर दो कॉल्स आ गई, एक आपके पास आ गया फिबोनाची ऑफ 2-1 यानी कि 1 और एक आपके पास आ गया फिबोनाची ऑफ 2-2 यानी कि 0। तो अगर आप इतने वाले चार्ट को देखें या इतने ग्राफ को देखें, इसके एक्चुअली में ग्राफ हम बोलते हैं कि इसको आप ऐसे रोटेट कर देंगे तो इट लुक्स लाइक अ ग्राफ। ठीक, तो अब आपके पास कोई कॉल नहीं बची जो आगे चलेगी, क्योंकि अब आपको बेस कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल गई है, क्योंकि फिबोनाची ऑफ 1 n की वैल्यू 1 हो गई, वो बेस कंडीशन है। फिबोनाची ऑफ 0 बेस कंडीशन। अब जब इसको चलाएंगे आप फिबोनाची ऑफ 2 को, तो इसमें भी आपका बचा हुआ है, इसमें आपका क्या चलेगा फिबोनाची ऑफ 2 में वापस से फिबोनाची ऑफ 2-1 यानी कि फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0। अब ये जो आपका लेफ्ट पर ये जो पार्ट था ऊपर वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया। पहले ये हमारा कंप्लीट हुआ, फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जब हम आगे चलेंगे फिबोनाची ऑफ 3 पर, फिबोनाची ऑफ 3 में वापस से फिर वही एग्जीक्यूशन आपका होगा। एक सबसे पहले क्या जाएगा फिबोनाची ऑफ 3-1 यानी कि फिबोनाची ऑफ 2, एक आपका आएगा फिबोनाची ऑफ 3-2 यानी कि फिबोनाची ऑफ 1। ये फिर आपका आगे चलेगा फिबोनाची ऑफ 2-1 इज 1 एंड फिबोनाची ऑफ 2-2 इज 0। ये हमारी सारी खोज का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले जब आपका ये चला, इसका एग्जीक्यूशन अगर देखें, सबसे पहले फिबोनाची ऑफ 5 था, उसने फिर कॉल किया फिबोनाची ऑफ 4 और फिबोनाची ऑफ 3, फिर फिबोनाची ऑफ 4 के लिए फिर वो आगे चला गया, फिर आया फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2, फिर फिबोनाची 3 पर आया तो फिबोनाची ऑफ 2 आ गया, फिर आपको ये मिला फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0। यानी कि सबसे पहले जो आपको आंसर मिलेगा वो इन दो कॉल्स का मिलेगा। फिबोनाची ऑफ 1 आपको क्या रिटर्न करेगा 0, फिबोनाची ऑफ 0 आपको क्या रिटर्न करेगा, सॉरी फिबोनाची ऑफ 1 आपको रिटर्न करेगा 1, फिबोनाची ऑफ 1 आपको रिटर्न करेगा 1, फिबोनाची ऑफ 0 आपको रिटर्न करेगा 0। फिर आप क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप था एल्गोरिथम में, इन दोनों का एडिशन करेंगे। जब आप इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 2 मिल गया 1 + 0, इसका मतलब ये आपका मिल गया 1। फिर आपका चलेगा ये वाली कॉल फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 1 आपका क्या था 1, फिर आपको क्या मिलेगा 1 + 1, 1 + 1 में क्या मिल जाएगा फिबोनाची ऑफ 3 यानी कि आपको क्या मिल गया 2। फिर आपकी यहाँ थी फिबोनाची ऑफ 4। अब दूसरी के लिए फिर ये वाले रिकर्सिव कॉल चलेगी फिबोनाची ऑफ 2, फिर आप यहाँ पर आए फिबोनाची ऑफ 1, ये क्या मिल गया 1, ये क्या मिल गया आपको 0, फिर आपने 1 + 0 किया, क्या मिल गया 1, फिर आपको क्या मिला 1 + 2 यानी कि ये आपको मिल गया 3। फिर आप जो और बाकी कॉल्स थी इस पर आ गए, फिर फिबोनाची ऑफ 3 पर गए, फिर 2 पर गए, फिर 1 पर गए, ये क्या मिला 1, ये क्या मिला 0, 1 + 0 इज 1, ये कितना है आपका 1, 1 + 1 इज 2 एंड फाइनली 3 + 2 इज 5। तो फिबोनाची ऑफ 5 आपको मिल गया 5। अब जो फिबोनाची सीरीज मैंने आपको बताई थी, फिबोनाची ऑफ सीरीज आपकी क्या होती है 0, 1, 2, 3 एंड 5। यही तो है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है और फिफ्थ नंबर है। तो फिबोनाची ऑफ 5 इज 5। ठीक, इस तरीके से हमारी रिकर्सिव कॉल्स चलती हैं। अब अगर आप इसका स्टैक बनाकर देखें तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। कंसेप्ट यहाँ पर आता है, देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप स्टैक इसका बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है आपका, मैं फिबोनाची को पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ एफ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका है फिबोनाची ऑफ 5, फिर आपका चला फिबोनाची ऑफ 5 के बाद फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, ये तो आपका चला फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, ये तो आपका चला फिबोनाची ऑफ 4 और एक आपका चला फिबोनाची ऑफ 3। फिर जब आपका फिबोनाची ऑफ 4 आ गया उसके बाद आपका क्या चला फिबोनाची ऑफ 4 के लिए फिबोनाची ऑफ 3 और प्लस फिबोनाची ऑफ 2, ये मैंने आपको बताया था कि जब ये आ जाएगा तो ये चलेगा फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2,
फिर आपका फिबोनाची ऑफ 3 आ गया, फिबोनाची ऑफ 3 आ गया तो कितना हो गया आपका, फिर आपका हो गया फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, यानी कि आपका चला फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2 चला, फिबोनाची ऑफ 1 चला। फिर जब आप फिबोनाची ऑफ 2 पर आए तो क्या हुआ, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, ये आपका चल गया फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। फिर ये अभी हम पुश करते जा रहे हैं स्टेप में, इंसर्शन हो रहा है। फिर जब आपने फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 किया, उसके बाद हमारा क्या हुआ 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 में हमें 1 मिल गया। इसका मतलब ये रिजल्ट सेट मुझे 1 दे देगा। फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0 ने हमें रिजल्ट दे दिया 1 प्लस 0, तो ये आपको मिल गया फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर। इसका मतलब ये आपका हुआ पॉप, इसको आप पॉप कर देंगे, बाहर निकल गया ये स्टैक से। इसका रिजल्ट सेट जो 1 आ गया वो 1 आपने इसको सप्लाई कर दिया अलोंग विद दिस फिबोनाची ऑफ 1। अब ये f ऑफ 2 का आपको मिल गया, f ऑफ 2 में आपको मिल गया क्या 1, 1 प्लस 1 ये भी आपका 2 आ गया। इसने भी इसका रिजल्ट सेट इसको रिटर्न कर दिया फिबोनाची ऑफ 3 को, यानी कि यहां पर आपको क्या मिल गया 2 मिल गया है। लेकिन अब जैसे ही ये नई कॉल आई मेरी फिबोनाची ऑफ 2 वाली, इसके लिए क्या होगा, क्या इसके लिए हम वही यूज कर लेंगे जो हमने पहले यूज किया था, क्योंकि ये तो रिकर्सिव कॉल है फिबोनाची ऑफ 2, और फिबोनाची ऑफ 2 एक ऐसी रिकर्सिव कॉल है जो हम पहले एग्जीक्यूट कर चुके हैं, क्योंकि जब ये फिबोनाची ऑफ 2 आया तो उससे पहले हम फिबोनाची ऑफ 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या वही यूज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर सेम सब प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो आपको सेम सब प्रॉब्लम को दोबारा करना है, सॉल्व करना है, जो हम बेसिक रिकर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, यानी कि एक ही तरह की सब प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं। अगर ऐसा होगा तो सेम सब प्रॉब्लम को आप दोबारा सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आगे चल के अप्रोचेस को डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है कि अगर उसमें एक तरह की प्रॉब्लम बार बार आपकी आ रही है तो आप बार बार उसको सोल्व करते हैं टू गेट द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन एक अप्रोच और होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसमें भी हमारा रिकर्जन ही यूज्ड होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर सेम सब प्रॉब्लम हमारे पास आ गई तो उसको हम दोबारा सोल्व नहीं करते, क्योंकि जैसे उसमें सब प्रॉब्लम आती है, जैसे उसका सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन को हम अपने पास एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं। और अगर सेम सब प्रॉब्लम दोबारा आई तो हम देख लेते हैं कि अच्छा टेबल में इसका सॉल्यूशन है क्या, टेबल में सॉल्यूशन है तो वहां से पिक कर लेते हैं। उसको बोलते हैं कंसेप्ट को मेमोराइजेशन। ठीक है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आएगा कंसेप्ट, हमारा अभी नहीं है। तो अभी जैसे ही आपका फिबोनाची ऑफ 2 दोबारा आया तो वापस से स्टैक में एक और नई कॉल जाएगी, वो आपकी जाएगी फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, जो हमारी ये गई थी। फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 दोबारा सोल्व होगा, ये 1 देगा, 0 देगा, टोटल 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर ये फिबोनाची ऑफ 3 जो आपको मिला था फिबोनाची ऑफ 2, यानी कि 2 प्लस 1 आपको मिलेगा, फिर आपको 3 मिलेगा। फिर आपको जब 3 मिला तो ये आपको रिजल्ट सेट मिल गया इतना 3। लेकिन जैसे ही आपका फिबोनाची ऑफ 3 आया, ये अगेन एक ऐसे सब प्रॉब्लम है जिसको आप दोबारा सोल्व करेंगे, क्योंकि फिबोनाची 3 आ गया ना दोबारा, आप इसको पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो फिबोनाची ऑफ 3 के लिए वापस से ये पॉप हो गया था, वापस से फिबोनाची ऑफ 3 के लिए आपके स्टैक में कॉल जाएगी फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, फिर फिबोनाची ऑफ 2 के लिए कॉल जाएगी आपकी फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, और इस तरीके से हमारा स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशंस चलते रहते हैं और फाइनल रिजल्ट सेट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो मैं वही आपसे कहता था कि एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एल्गोरिथम तो 2-3 स्टेप्स की है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि स्टैक ट्रेसिंग कैसे हो रही है हमारी। ठीक, और अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम अगर बनाएंगे अपना, तो वहां पर क्लासेस रहती हैं। जैसे अगर सी शार्प पे बनाएंगे तो स्टैक ट्रेस नाम की क्लास रहती है। अगर आप उस स्टैक ट्रेस को लिख देंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। हालांकि आप मेमोरी को पूरा व्यू नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको एड्रेसेस रिटर्न करके देगा। ठीक, कि जैसे हमारी कोई एक रिकर्सिव कॉल आई तो उसका एड्रेस एक स्टैक में स्टोर कर लिया उसने, सो दैट जब वो अपना काम खत्म करके आए तो उसी एड्रेस पर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो एडिशन 2 नंबर्स का करना बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर इसको रिकर्जन से करें तो किस तरीके से करेंगे ये एक बार देखिए आप। तो जैसे हमने एक प्रोसीजर लिया ऐड, उसके अंदर 2 नंबर्स पास किए बी और सी। अब हमने कहा कि अगर सी की वैल्यू 0 है तो बी रिटर्न कर देगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा 1 प्लस ऐड 1 बी c माइनस 1। समझ लीजिए पहले इसका एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है बी, एक नंबर है सी, मान लीजिए इनकी वैल्यूज हैं 2 एंड 3 इनकी वैल्यूज हैं। अब देखिए हम डायरेक्टली स्टैक ट्रेसिंग करते हैं। ठीक, अब स्टैक ट्रेसिंग जब आपने इसकी स्टार्ट की तो सबसे पहले आपका कितना आ गया, ऐड बी c, ऐड बी c यानी कि ऐड 2 3। अब क्या हुआ आपका
सी की वैल्यू 0 है क्या? सी की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है। कंडीशन फॉल्स होगी तो आप सीधा थर्ड स्टेप में आगे आपने रिटर्न किया 1 प्लस एड बी कोमा सी माइनस 1, यानी कि आपने रिटर्न किया 1 प्लस एड बी कोमा सी माइनस 1। बी कितना है 2 और सी माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 1, यानी कि आपका 2 आ गया। वापस से आपके रिकर्सिव कॉल आ गई। फिर ये क्या रिटर्न करेगा 1 प्लस एड 2 कोमा 2, डी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 कोमा, क्योंकि सी की वैल्यू 0 नहीं है अभी, सी की वैल्यू 2 है, तो वापस से रिटर्न बी नहीं करेगा, आएगा 1 प्लस एड बी कोमा सी माइनस 1 पर, यानी कि बी तो आपका 2 ही रहेगा, सी माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि आपका ये हो गया 1। फिर आप यहाँ पर पहुंचे 1 प्लस एड देन बी कोमा सी, बी की वैल्यू 2 है, एज इट इज लिख दी, सी की वैल्यू 1 है। फिर थर्ड स्टेप चला बी कोमा सी माइनस 1, यानी कि 0 आ गया। अब क्या होगा, अब जब आप इसको चलाएंगे एड 2 कोमा 0 को, तो सी की वैल्यू आपकी 0 आ गई, 0 आ गई तो क्या रिटर्न करेगा बी, यानी कि ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करके देगा बी, बी की वैल्यू कितनी आपकी 2, यानी कि रिटर्न करेगा आपका 2। 2 प्लस 1 ये 3 आ गया, ये 3 आपको मिला इस वाली कॉल के लिए, ये आपका 3 आ गया। 3 प्लस 1 ये 4 आ गया टोटल, ये 4 आपको इधर मिला, 4 प्लस ये 4 मिल गया, 4 प्लस 1 5, ये 5 आपको मिल गया, ये यानी कि 2 प्लस 3 ये आपका एडिशन हो गया पूरा 5। ठीक है, तो ये बड़े बेसिक से हमारे एग्जांपल्स थे रिकर्जन के। ठीक, अब जो रिकर्जन है उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह का हमारा रिकर्जन होता है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन पता होना चाहिए हमें। तो रिकर्जन के हमारे बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्जन और एक हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट रिकर्जन वही है जो भी आपने पढ़ा। सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है f1, अगर आप डायरेक्टली f1 के अंदर f1 को ही कॉल कर रहे हैं तो ये आपका हो गया डायरेक्ट रिकर्जन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्जन, मतलब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली, यही हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, तो इसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, उसके बाद एक हमारा होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन में हमारा क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है ए फंक्शन आपका कॉल कर रहा है किसी फंक्शन बी को, और उसके बाद जो आपका बी फंक्शन है, ये जो बी फंक्शन है ये आपका कॉल कर रहा है फंक्शन ए को, तो इसको हम बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट रिकर्जन। यहाँ पर जब आपने इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है का, तो ए के अंदर एक कोई फंक्शन आ गया आपका बी के बाद वापस आप इधर आ गए, कंट्रोल आपका इधर आ गया। जब आप बी को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उसने वापस से हमारे फंक्शन ए को कॉल कर दिया, यानी कि हुआ तो ये ना कि ए का जब एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो वापस से कॉल ए पर आ गई, लेकिन उसी फंक्शन ब्लॉक से नहीं आई, जो ए का फंक्शन ब्लॉक था, वो जो कॉल उसके पास वापस से रिटर्न होकर आई वो किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न होकर आई, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, उसके बाद एक इसमें रहता है आपका टेल रिकर्जन। तो टेल रिकर्जन हमारा क्या होता है कि जब भी किसी रिकर्सिव फंक्शन में जो लास्ट कॉल होती है वो हमारे रिकर्सिव कॉल होती है, उसको हम बोलते हैं टेल रिकर्जन। ठीक, जैसे आपने फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा, टेल रिकर्जन था, आपने फिबोनाची सीरीज पढ़ी, टेल रिकर्जन था, या आपने ये वाला एग्जांपल अभी इससे पहले पढ़ा था एडिशन वाला, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, वो भी आपका टेल रिकर्जन था। या जैसे आप इसको देख रहे हैं तो ये टेल रिकर्जन नहीं है, क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका यहाँ पर कॉल हो रहा है लेकिन उसके बाद भी आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो ये आपका टेल रिकर्जन नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपकी रिकर्सिव कॉल्स चलती हैं किसी प्रोग्राम में या कोई भी आपने एल्गोरिथम बना रखी है, तो आप उस प्रोसीजर को इजीली इटरेटिव प्रोसीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रोलिंग। ठीक, तो हम रिकर्सिव कॉल्स, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को इटरेटिव एल्गोरिथम्स में और इटरेटिव एल्गोरिथम्स को रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात ये आती है कि फिर हम पढ़ें क्या, रिकर्सिव कॉल्स पढ़ें या इटरेटिव, मतलब रिकर्सिव एल्गोरिथम्स पढ़ें या इटरेटिव एल्गोरिथम्स पढ़ें। देखिए ये एंटायरली डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि जो हमारे रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं या रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, इनको सूडो कोड के फॉर्म में लिखना या इनका प्रोग्राम बनाना वो बड़ा इजी होता है, क्योंकि आप बहुत कम स्टेप्स में पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। जबकि अगर इसी के अगेंस्ट में आप इटरेटिव अप्रोच को लिखेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। लेकिन क्या है दूसरी बात की जो रिकर्सिव स्टेप्स हमारे होते हैं वो स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स बहुत ज्यादा हमारी लगती चली जाती है, जबकि जो हमारा इटरेटिव अप्रोच है वो स्लो नहीं होता, वो बहुत फास्ट होता है। अब इसको एनालाइज करने का तरीका सिंपल है कि आप खुद एक प्रोग्राम बनाइए फिबोनाची सीरीज का, उसको आप इटरेटिव अप्रोच से भी सॉल्व करिए और उसको आप रिकर्सिव अप्रोच से भी सॉल्व करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये तो बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन जो रिकर्सिव प्रोसीजर है आपका वो स्लो होता चला जाएगा आपका, क्योंकि उसमें
स्टैक का ओवरहेड बढ़ता चला जाएगा, आपका स्टैक की कॉल्स बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि बार बार सब प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी सेम साइज की, सेम सब प्रॉब्लम बार बार बनती जाएगी। एज्यूम करिए आप एफ ऑफ 20 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सोचिए एफ ऑफ 17 या एफ ऑफ 10 कितनी बार आएगा। एफ ऑफ 10 तब भी आएगा जब आप एफ ऑफ 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों बार आएगा, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 11 भी कई बार आएगा, एफ ऑफ 12 भी कई बार आएगा, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है उस केस में जब आप रिकर्जन को लेकर चलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने सिचुएशन कैसी है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इटरेटिव एल्गोरिथम्स as well as iterative algorithms can be converted into recursive algorithms, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिकरेंस। रिकरेंस में हम ये देखेंगे कि जो भी हमने रिकर्जन पढ़ा है, तो हमने उस रिकर्जन को इन द फॉर्म ऑफ स्यूडो कोड भी देख लिया, अब उस रिकर्जन को हमने इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस भी देख लिया। अब उन रिकर्सिव फंक्शंस को कैसे सोल्व करें, क्योंकि हमें निकालना है फाइनली कि उस रिकर्सिव अप्रोच का या उस रिकर्सिव एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कितना होगा। तो उसी रनिंग टाइम को सोल्व करने के लिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिकरेंस। ओके, देखिए रिकरेंस हमारा क्या होता है, रिकरेंस का मतलब हो गया री प्लस अकरेंस, यानी कि वही जो हमने रिकर्जन पढ़ा था कि किसी भी चीज का बार बार अकर होना उसको रिकरेंस बोलते हैं। और रिकरेंस का मतलब हो गया कि जो भी हम अपनी रिकर्सिव इक्वेशंस लिख रहे हैं या इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस लिख रहे हैं, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं रिकरेंस या रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक। अब रिकर्जन को या रिकरेंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इटरेशन मेथड, रिकर्जन ट्री मेथड एंड मास्टर मेथड। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें तो क्या है कि हम डायरेक्टली एक तरीके से डायरेक्टली सॉल्यूशन देकर देखते हैं इक्वेशन में, फिर उसको सोल्व करके देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन परफेक्ट मिला नहीं मिला, तो हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा ये होता है। इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, हम स्टार्ट करेंगे अपने इटरेशन मेथड से, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम 5-6 इक्वेशंस को करेंगे, फिर हम देखेंगे रिकर्जन ट्री मेथड और फाइनली हम देखेंगे मास्टर मेथड। ये भी हमारा लिमिटेड मेथड होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन जो आपका इटरेशन मेथड और रिकर्जन ट्री मेथड है, ये आप किसी भी रिकर्जन पर अप्लाई करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने रिकरेंस को विद द हेल्प ऑफ इटरेशन मेथड। आप सबसे पहले एक इक्वेशन लीजिए, लेट सपोज आपके पास है t of n इक्वल्स टू t of n minus 1 प्लस 1। ये एक बेसिक इक्वेशन हमने ली, बेसिक रिकर्सिव इक्वेशन है। देखिए जब भी आप रिकर्जन सोल्व करें, तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर बेस कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन जरूर होनी चाहिए। अगर उसने आपको नहीं दी है तो आप खुद एज्यूम कर लें। अब आप इसमें ये एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज मैंने आपको बेस कंडीशन नहीं दी, तो बेस कंडीशन क्या होगी, जब n की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी या 1 हो जाएगी, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेट सपोज t of 1 इक्वल्स टू 1 हो गया, ये आपकी होगी बेस कंडीशन या ये आपकी होगी टर्मिनेटिंग कंडीशन। इसको हम बेस कंडीशन बोलते हैं। बेस कंडीशन जरूर होनी है किसी भी रिकरेंस में, बेस कंडीशन जरूर होनी है और रिकर्सिव कंडीशन जरूर होनी है। रिकर्सिव कंडीशन क्या है कि जब भी कोई चीज आपने अपने टर्म्स में डिस्क्राइब की हो, डिफाइन की हो, जैसे यहाँ पर t ऑफ n किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में ही है, तो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है। यहाँ ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज क्या है, n है, यहाँ प्रॉब्लम का साइज कितना हो गया, n-1 हो गया, और बाकी और फैक्टर्स आ गए, ठीक। अब इसको जब इटरेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो अब सबसे पहले क्या हो गया कि अगर इसको आपको सोल्व करना है, तो t ऑफ n को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए t ऑफ n-1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले t ऑफ n-1 निकाल लेते हैं। तो t ऑफ n-1 क्या होगा, इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका ये है कि ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n-1 पुट कर दो। तो n की जगह अगर n-1 पुट करोगे तो t ऑफ n-1 मिल जाएगा ना आपको। तो t ऑफ n-1 कितना आएगा, t ऑफ n-1 हो जाएगा इक्वल्स टू t ऑफ n-2 प्लस 1, यही तो हुआ। t ऑफ n-1 इक्वल्स टू t ऑफ n की जगह यहाँ n-1 रखा तो n-1 और -1, तो n-2 प्लस 1 ये आ गया। इसको उठा के आप यहाँ रख दो। तो जब आपने इसको उठा के यहाँ पर रखा तो आपका क्या हो गया, t ऑफ n आपका हो गया t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-1 कितना है, t ऑफ n-2 प्लस 1, और 1 प्लस 1 आपका ये पहले से ही था, ये आ गया, यानी कि आपका हो गया t ऑफ n-2 प्लस 2। लिख लीजिए आप इसको, दोबारा से लिख दीजिए t ऑफ n-2 प्लस 2, इतना आ गया। जब हमने t ऑफ n-1 को रखा तो ये आ गया। अब इसमें वापस से अभी रिकर्जन है, अभी क्या है, अभी आपको फिर वापस इसमें t ऑफ n-2 आ गया। अब t ऑफ n-2 कैसे निकालें, वापस से वही ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n-2 रख दीजिए। ओरिजिनल इक्वेशन में जब आप n की जगह n-2 रखेंगे तो कितना आएगा, n-2 कितना मिलेगा, t ऑफ n-3 प्लस 1। इसको आप वापस से यहाँ रख दीजिए, t n-2 की वैल्यू को क्या मिलेगा, t ऑफ, इसको आप लिख दीजिए t ऑफ n इक्वल्स टू, ठीक है।
उसके बाद टी ऑफ एन माइनस टू को रखेंगे तो कितना मिलेगा, टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन, तो आएगा टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन और प्लस टू। तो अगर थोड़ा सा आप जल्दी लिखिए इसको तो क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू, यानी कि आपका हो गया प्लस थ्री। अब टी ऑफ एन माइनस थ्री लिखना है, टी ऑफ एन माइनस थ्री कितना होगा, ओरिजिनल इक्वेशन में रखो एन की जगह एन माइनस थ्री, तो टी ऑफ एन माइनस थ्री कितना होगा, टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस वन। ठीक है ना, जो पहली बार कर रहे हैं उसको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे समझने में, तो टी ऑफ एन माइनस थ्री कितना होगा, एन की जगह एन माइनस थ्री रख दो, तो टी ऑफ एन माइनस थ्री इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री माइनस वन, यानी कि एन माइनस फोर प्लस वन। तो कितना हो गया, टी ऑफ एन आपका कितना हो गया, टी ऑफ एन माइनस थ्री यानी कि टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस वन और प्लस थ्री, यानी कि कितना हो गया प्लस फोर। अब कब तक चलेगा ये, बताया था ना ओरिजिनल प्रॉब्लम है, रिड्यूस हो गया साइज और रिड्यूस हो गया और रिड्यूस हो गया, कब तक रिड्यूस होगा, लेट सपोज आप एज्यूम करिए जैसे ऐसा आप रिड्यूस करते जाएंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर आपकी प्रॉब्लम का साइज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम यहाँ पर जब मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि लेट सपोज आफ्टर ith स्टेप या आफ्टर kth स्टेप, आफ्टर ith स्टेप क्या सिचुएशन होगी, आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस आई और प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिमेट्री जरूर मेंटेन करिएगा, मतलब खुद से आपको दिख जाएगी सिमेट्री। यहाँ पर n माइनस वन है तो प्लस वन है, यहाँ n माइनस टू हुआ तो प्लस टू हो गया, n माइनस थ्री है तो प्लस थ्री है, n माइनस फोर है तो प्लस फोर है, n माइनस आई है तो क्या होगा प्लस आई, सिमेट्री बन रही है ना आपकी। और आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ith स्टेप के बाद जो भी आपकी ये सब प्रॉब्लम आई इसका साइज कांस्टेंट हो जाएगा, साइज कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपको मिल जाएगा टी ऑफ वन। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट सपोज आफ्टर ith स्टेप द साइज ऑफ प्रॉब्लम्स बिकम्स कांस्टेंट, so we can say n minus i becomes 1, n minus i अगर 1 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, i कितना हो जाएगा, i को उधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ तो i आपका हो जाएगा n minus 1, ये आपकी i की वैल्यू आ गई n minus 1। इस i की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दें तो कितना बनेगा आपका ये t of n equals to t of 1 प्लस i की वैल्यू कितनी आपने रख दी n minus 1, उसके बाद टी ऑफ वन आपको कितना दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, चाहे 100 ले लो 1000 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए वो, ठीक, जिसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकें, यही हमने कहा था। तो यहाँ पर टी ऑफ एन कितना हो गया, अब इसके लिए देख रहे हैं तो 1 प्लस एन माइनस वन, यानी कि टी ऑफ एन मेरा कितना आ गया n, और ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसको एसिम्प्टोटिक टर्म्स में लिखना है तो आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वाला लेक्चर देख लीजिए, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं टी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ एन, ये मेरा इसका रनिंग टाइम हो गया। ठीक है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ एन। तो इसी तरह के एग्जांपल्स हम और करेंगे अभी 5-6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। देखिए पिछले वाले में यहाँ पर 1 था, इस बार मैंने यहाँ पर n कर दिया है। तो अभी एक सिमिलर तरह के एग्जांपल्स लेते हैं एक दो, सो डेट कि आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे किस तरीके से हमारे ये इटरेशन मेथड लग रहा है और किस तरह का हमारा रनिंग टाइम आ रहा है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ टी ऑफ एन माइनस वन आपको चाहिए तो ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n माइनस वन रख दो। अब अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो क्या मिलेगा, टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर आप n माइनस वन रखेंगे तो n माइनस वन n माइनस टू और प्लस आपको मिल गया n माइनस वन। ठीक है, इसको आप उठाकर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रखिए, यहाँ रखेंगे तो कितना आपको मिलेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू, ये थोड़ी सी लेंथी बनेगी इसलिए थोड़ा बोर्ड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन और प्लस आपका n, ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब आपको चाहिए टी ऑफ एन माइनस टू, वापस से वही कि n के जगह n माइनस टू रख दो ओरिजिनल इक्वेशन में, क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस टू अगर हम निकाल के देखें तो टी ऑफ एन माइनस टू इज टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू, यही तो आएगा। n की जगह जब आपने n माइनस टू रखा तो टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू, वापस से यहाँ पर रख दीजिए तो कितना आपका हो गया, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री की जगह क्या रख दिया आपने, टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एक एन माइनस टू आ गया आपका, और एन माइनस वन और n ये पहले से लिखे हुए थे, इनको आप एज इट इज लिख दीजिए एन माइनस वन प्लस एन, ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर आप रखिए टी ऑफ एन माइनस थ्री। अब टी ऑफ एन माइनस थ्री आपको कितना आएगा, टी ऑफ एन माइनस थ्री आपका आएगा टी ऑफ एन माइनस थ्री माइनस वन, यानी कि टी ऑफ एन माइनस फोर और प्लस एन माइनस थ्री, इसको भी आप उधर पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री, और जो पहले से आपका लिखा हुआ है n माइनस टू एन माइनस वन प्लस एन, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन एंड प्लस एन।
तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सोल्व करने से पहले इसकी एक सिमेट्री एक बार देख लें। जब भी आप इटरेटिव अप्रोच पर बेस्ड एग्जांपल्स को सोल्व करें तो हमेशा एटलीस्ट 3 स्टेप्स आप लिखें पहले इसी फॉर्म में जैसे मैंने लिखा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल भी किया था तो 3-4 स्टेप्स मैंने लिखे थे। तो जब आप 3-4 स्टेप्स लिख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ना एनालाइज करना इजी हो जाएगा। देखिए अब एनालाइज अगर कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ पर n-1 है तो वहां पर फिर n है, यहाँ पर n-2 है, फिर एक और n-1 हो गया, मतलब 2 है तो यहाँ 1 हो गया, फिर एक तरीके से n-0 हो गया, फिर यहाँ पर n-3 है, n-2 है, n-1 है, n-0 है, n-4, n-3, n-2, n-4, n-0। इसका मतलब अगर इसी को मैं आफ्टर ith स्टेप लिखूंगा, यहाँ पर अगर हम कहें आफ्टर ith स्टेप आपका कितना होगा, हम कहेंगे ना प्रॉब्लम का साइज हो जाएगा t of n-i। तो क्या लिखा जाएगा आफ्टर ith स्टेप, t of n इक्वल्स टू t of n-i प्लस ये कितना होगा आपका, देखिए यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर अगर i है तो यहाँ पर आपका i-1 होगा, तो ये कितना होगा आपका n-i-1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n-i-2 और प्लस ऐसे आपका चलता चला जाएगा, ये प्लस n-2 प्लस n-1 एंड प्लस n, ये तो चलेगा। ठीक है, दोबारा इसको करके देखिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट डालिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, अब हम ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आफ्टर ith स्टेप हमारा जो प्रॉब्लम का साइज है वो कांस्टेंट हो गया। अगर प्रॉब्लम का साइज हमारा कांस्टेंट हो गया तो हम क्या कहेंगे, n-i की वैल्यू 1 हो गई, जैसा हमने पहले एग्जांपल में किया था। n-i की वैल्यू अगर 1 हो गई तो i की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, i की वैल्यू आपकी हो गई n-1, i becomes n-1। यहाँ पर आप इसको पुट करिए, बड़ा ध्यान से पुट करिएगा। देखिए जब आप इसको पुट करेंगे तो हम कहेंगे सो t of n becomes t of 1, ये कितना बनेगा n-i-1, सोल्व करिए n-i-1 कितना बनेगा, i की वैल्यू आप रखेंगे n-1 तो n-1 और -1 तो कितना हो गया n-2, यानी कि n-n+2, n से n कट गया, खाली कितना बचा 2 बचा, ये फैक्टर आपका 2 आ गया, यानी कि t of 1 + 2। अब निकालिए n-i-2, तो अब आप निकालेंगे जब n-i-2 तो इसमें फिर वापस से i की वैल्यू आप n-1 रखिए, i की वैल्यू n-1 रखेंगे तो कितना आएगा ये, उसके बाद ये कितना हो गया आपका n-3, यानी कि n-n+3, यानी कि कितना आ गया आपका ये 3 आ गया। तो आपको ये देखिए सिमेट्री आपको मिल जाएगी, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 4 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन n-1 एंड प्लस n, ये आपको मिल गया। t of 1 आपको कितना दिया हुआ है, t of 1 आपको दिया हुआ है 1, तो इसमें आप रख दीजिए, तो t of n आपका कितना आ गया, ये आपका हो गया 1 + 2 + 3, और आपको एक सिंपल मैथमेटिक्स की इक्वेशन मिल गई जिसमें कि हम n नेचुरल नंबर्स का सम कर रहे हैं 1 to n, और इसका आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है n × n+1/2, या इसको हम क्या कहेंगे n² 2 + n/2, या इसको अगर हम लिखें नोटेशन के तरफ में हम क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ n²। ये इसका रनिंग टाइम आपका आ गया, t of n = t of n-1 + n। अब एक आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है, उस इंसर्शन सॉर्ट का एक रिकर्सिव फंक्शन आप बनाइएगा, और जब आप उसका एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे तो देखिएगा इससे आपको क्या सिमिलरिटी उसमें मिलती है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो खैर जब हमने t of n = t of n-1 + 1 लिया था तो आंसर आया था ऑर्डर ऑफ n। जब हमने t of n = t of n-1 + n लिया है तो ये आपका है ऑर्डर ऑफ n², और जब आप यहाँ पर n² लेंगे तो आपको मिलेगा n³ लेंगे तो n4, n⁴ लेंगे तो n⁴, इस तरीके से आपका ये आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। Next example is t of n = t of n/2 + 1 and base condition is t of 1 = 1। ये जो हमारी रिकर्सिव इक्वेशन है ये है बाइनरी सर्च की इक्वेशन। ठीक है, तो बाइनरी सर्च अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसके बाद जो हमारे सर्चिंग सॉर्टिंग जब पढ़ेंगे तो बाइनरी सर्च उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर ये रिकर्सिव इक्वेशन भी आपकी आएगी। तो इसका सॉल्यूशन हम यही देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर जो साइज का रिडक्शन हो रहा है वो हमने n डिवाइड बाय समथिंग किया है। अब तक तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इस बार हमने डिवाइड किया है, लेकिन साइज तो रिड्यूस हो ही रहा है ना। सपोज अगर आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज 10 है
तो सब प्रॉब्लम का साइज कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, यानी कि साइज छोटा हो गया आपका। चलिए इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ n/2, टी ऑफ n/2 आपको चाहिए, तो टी ऑफ n/2 निकालने के लिए वापस से वही करना जो मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि ओरिजिनल इक्वेशन में n को n/2 से रिप्लेस कर दो। ओरिजिनल इक्वेशन में अगर आप n को n/2 से रिप्लेस करेंगे तो कितना मिलेगा टी ऑफ n/2, टी ऑफ n/2 बिकम्स टी ऑफ n/2 अपॉन 2, यानी कि आपका आ जाएगा टी ऑफ n/2 इंटू 2 यानी कि टी ऑफ n/4 प्लस 1। यही आपको मिला, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना आपका हो गया टी ऑफ n/4 प्लस 1। उसके बाद आपको निकालना है टी ऑफ n/4, टी ऑफ n/4 आपका कितना हो गया, टी ऑफ n/4 को निकालने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में n को n/4 से रिप्लेस कर दो, तो टी ऑफ n/4 कितना आएगा, टी ऑफ n/4 आपका आएगा टी ऑफ n/4 इंटू 2 यानी कि टी ऑफ n/8 प्लस 1। इसको आप यहाँ पर उठाकर पुट कर दें तो ये आपका आ गया टी ऑफ n/8 प्लस 1 एंड प्लस 1 यानी कि प्लस 2। ठीक है, एक इसमें हमारा छूट गया टी ऑफ n/4 प्लस 1 और प्लस 1 ये भी था, तो ये आपका 2 होगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि आपका 3 होगा, वो मिस हो गया था हमारे से। उसके बाद आप टी ऑफ n/8 निकालेंगे, जब आप टी ऑफ n/8 निकालेंगे तो टी ऑफ n/8 कितना आएगा टी ऑफ n/16 प्लस 1। जब भी आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n/16 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि आपका आ गया 4। वापस से देखिए आपने 3 स्टेप्स लिख लिए, अब आपको थोड़ा सा एनालाइज करने में इजी हो जाएगा। क्या इजी होगा, इसको दोबारा देखिए। अब अगर आप इसको देखें तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पर कि टी ऑफ n/4, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ टी ऑफ n/2 स्क्वायर और प्लस 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं टी ऑफ n/2 क्यूब प्लस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं टी ऑफ n/2 पावर 4 प्लस 4। मिल गया, एनालाइज कर लिया, समझ में आ गया होगा कि ith स्टेप के बाद क्या बनेगी। देखिए टी ऑफ n बाय जो 2 की पावर है वही एडिशन में टर्म है, 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो एडिशन 1 है, 2 पावर 2 है तो एडिशन में 2 है, 2 पावर 3 है तो एडिशन में 3 है, 2 पावर 4 है तो एडिशन में 4 है। तो फाइनली अगर आप ith स्टेप के बाद इसको लिखेंगे तो क्या बनेगी टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n अपॉन 2 टू द पावर i और प्लस जो 2 की पावर है वो एडिटिव टर्म है आपकी i। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज आफ्टर ith स्टेप द साइज बिकम्स कांस्टेंट, तो साइज क्या है यहाँ पर हमारा n अपॉन 2 पावर i, इसको हमने कांस्टेंट बोल दिया यानी कि 1 हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका हो गया n इक्वल्स टू 2 टू द पावर i। यहाँ पर आप दोनों तरफ log ले लीजिए, log लेंगे तो कितना आएगा आपका ये log n इक्वल्स टू log 2 टू द पावर i, या इसको आप क्या कह सकते हैं log n इक्वल्स टू i log 2, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं i इक्वल्स टू log n अपॉन log 2, i इक्वल्स टू log n अपॉन log 2, या इसको आप लिख सकते हैं log n बेस 2, और log n बेस 2 को आप LGN भी बोलते हैं, LGN। तो i की वैल्यू आपकी आ गई LGN, LGN का मतलब यही होता है log n बेस 2। तो यहाँ पर आप रख दीजिए इसको, जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा आपका ये, सो टी ऑफ n इक्वल्स टू कितना था आपका टी ऑफ n/2 पावर i, यहाँ पर आपने क्या रख दिया टी ऑफ n/2 पावर i को तो 1 रख दिया, और आपका प्लस i था, i की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी LGN, तो ये आपका 1 दे रखा है बेस कंडीशन, तो टी ऑफ n आपका कितना आ गया LGN। या आप इसको क्या लिख सकते हैं नोटेशंस के टर्म्स में कि रनिंग टाइम इज ऑर्डर ऑफ LGN, यही आपका बाइनरी सर्च का रनिंग टाइम होता है ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2 या ऑर्डर ऑफ LGN बोथ आर सेम थिंग। तो ये हमने इटरेशन मेथड से बाइनरी सर्च को भी सोल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है टी ऑफ n इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस 1 और बेस कंडीशन है टी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ये रिकर्सिव इक्वेशंस हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे तो मर्ज सॉर्ट में जो वर्स्ट केस होता है उसके लिए यही रिकर्सिव इक्वेशन होती है, उसी तरीके से क्विक सॉर्ट का जो बेस्ट केस होता है उसमें भी हमारी यही वाली रिकर्सिव इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको भी हम इटरेशन मेथड से सोल्व करते हैं, तो कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम रहना है। अब यहाँ पर आपका क्या है, देखिए जो भी अब तक आप काम कर रहे थे उसमें यहाँ पर टी ऑफ n था और यहाँ पर जो हम रिड्यूस कर रहे थे उसमें एक ही टी था, लेकिन ये पहली ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, पहला सा रिकरेंस हमारे सामने आया जिसमें जो टी है उसका भी एक कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो टी का जो कोफिशिएंट है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के बाद सब प्रॉब्लम्स बनी, कितनी सब प्रॉब्लम्स बनी, तो जितने टी के कोफिशिएंट्स होंगे उतनी सब प्रॉब्लम्स बनेंगी। इसका मतलब जो बाइनरी सर्च की आप बात कर रहे थे उसमें आपके पास
ओरिजिनल प्रॉब्लम थी टी में, तो यानी कि जो सब प्रॉब्लम बनी जिसको आपको कंसिडर करना है वो एक ही थी, क्योंकि टी का कोफिशिएंट एक था। या उससे पहले जो आपने टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन किया, प्लस टू किया या वो किया, तो उसमें आपकी एक ही सब प्रॉब्लम बन रही थी। यानी कि आप जैसे फैक्टोरियल फंक्शन पर काम कर रहे थे तो आपकी एक ही सब प्रॉब्लम बन रही थी हर बार कि यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन है तो फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन पर चले गए सीधा सीधा। जब आप फिबोनाची पर गए तो वहां पर आपकी दो सब प्रॉब्लम्स बन रही थी, क्योंकि एक n-1 भी आप निकालना है और एक आपको n-2 भी निकालना है, तो वो आपके t के कोएफिशिएंट होते हैं। तो खैर यहाँ पर जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके बाद आपकी दो सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं, और उन दोनों ही सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो हाफ हो गया, क्योंकि यहाँ n है तो यहाँ n/2 हो गया। ठीक, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, थोड़ा सा एनालाइज करने में इजी हो जाती है चीजें। अब सबसे पहले हम क्या करें, टी ऑफ एन इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 2 इंटू टी ऑफ n/2 निकालना है। तो अब टी ऑफ n/2 निकालना है तो टी ऑफ n/2 कितना होगा, लिखिए ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n/2 रख दीजिए तो आपको टी ऑफ n/2 मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा 2t, यहाँ पर n/2 रखेंगे तो n/2 इंटू 2 यानी कि n/4 प्लस n/2, तो ये आपको मिलेगा 2t n/4 और प्लस n की जगह n/2 रखेंगे तो n/2, यही तो आपको मिलेगा। n की जगह n/2 रखा तो t of n/2 2t n/4 प्लस n/2। इस पूरी इक्वेशन को उठाकर आप यहां पर रख दीजिए t of n/2 की जगह। बड़ा ध्यान से रखिएगा, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका हो गया 2t n/4 प्लस n/2। ये तो हमने रखा इतना पार्ट उठाकर t of n/2 की जगह, और जो प्लस n आपका पहले से चला आ रहा था उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस, लेकिन थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हम क्या कहेंगे टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 यानी कि 4, इसको हम कहेंगे 4t n/4। उसके बाद 2 इंटू n/2, 2 इंटू n/2 कितना हो गया प्लस n और प्लस n, यही हो गया आपका। इसको यही छोड़ दीजिए, अभी आगे चलते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 4 इंटू, अब आपको चाहिए टी ऑफ n/4 की वैल्यू। टी ऑफ n/4 क्या आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू n/4 रख दें तो कितना मिलेगा 2t n/4 यानी कि n/8 प्लस n/4। डायरेक्टली लिख लेते हैं, अगर आपको अलग से इवैल्यूएट करके देखना है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं कि भी जो हमारा टी ऑफ n/4 आएगा वो आपका आएगा 2t n/8 प्लस n की जगह रख दिया आपने n/4, ये आएगा आपका। यहाँ पर रखिए कितना आपका आ गया है 2t n/8 प्लस n/4, ये बंद कर दीजिए इतना, क्योंकि आपको खाली t ऑफ n/4 की जगह रखना था। फिर प्लस n और प्लस n, ये आ गया। कितना आ गया, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 2 8t n/8 प्लस 4 इंटू n/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा n, और 2n आपके पहले से थे। इसी तरीके से आप एक इक्वेशन और लिखिए तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की हमारी सिमेट्री बन रही है। अब जब आप देखिए नेक्स्ट लिखेंगे तो एक मैं लिख के दिखा देता हूँ फटाफट। टी ऑफ एन आपका कितना आ गया 8 इंटू टी ऑफ n/8 कितना हो गया, लिखिए डायरेक्टली टी ऑफ n/8 2t n/16 प्लस n/8, और आपके पास ये 3 n's पहले से आ गए यानी कि n प्लस n। उसके बाद फिर आप लिखिए इसको कितना आ गया टी ऑफ n इक्वल्स टू 8 16 t n/16 और प्लस 8 इंटू n/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा n और 3n आपके पहले से ही है। अब बताइए क्या सिमेट्री बनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिमेट्री आपके साथ बन गई है। सिमेट्री बनाकर देखिए, सिमेट्री बन गई है। अगर आप सिमेट्री बनाएंगे तो ये तो पहली इक्वेशन आपकी हो गई जो ओरिजिनल दी हुई थी। जब हमने पहली इक्वेशन पुट करी तो ये आया टी ऑफ एन इक्वल्स टू 4t n/4 प्लस n प्लस n। इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू, इसको हम ये नहीं लिख सकते टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू टी ऑफ n/2 स्क्वायर प्लस 2n। यही तो है 4t n/4 2 स्क्वायर n अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2n। इसी तरीके से जब आपने इसको सोल्व किया तो उसको क्या ये नहीं सकते 2 क्यूब t n अपॉन 2 क्यूब प्लस 3n, क्योंकि 3n हो गए। जब आपने सोल्व किया तो इसको ये नहीं लिख सकते आप 2 पावर 4 t n अपॉन 2 पावर 4 प्लस कितना n है 4n है, आपके हो गए 4n। बताइए आफ्टर ith स्टेप साइज क्या होगा प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम का साइज क्या होगा। सिमेट्री देखिए, जो यहाँ 2 की पावर है वो यहाँ 2 की पावर है और यहाँ पर उतने ही n है,
टू की पावर क्या है 0, टू का क्या है 0, कितना है 1 आ गया, एक n है, या साथ में उतना जो n का जो भी कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 1 into n, या ये 2 की पावर 0 लिखा हुआ है साथ में, ठीक है, या 2 की पावर 0 मत लीजिए, उतने लीजिए जितनी हमारी पावर है, ठीक है, या एक बढ़ाते हुए चले जाइए। फिर आप आगे चले, यहाँ पर आपके n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 तो 2n, 3 तो 3n, n की वैल्यू 4 तो 4n, यानी कि जितने आपके ये दे रखे हैं n की जो 2 की पावर है, 2 की पावर 1 है तो उतने n, 2 की पावर 2 है तो 2n, 2 की पावर 3 है तो 3n, 2 की पावर 4 है तो 4n। आयत स्टेप के बाद क्या बनेगा, आयत स्टेप के बाद बनेगा t of n equals to 2 to the power I into t n by 2 power I plus I into n, जो 2 की पावर है उतने आपके n हो गए। तो बनाइए इसको, जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, t of n equals to, जनरल इक्वेशन आपकी बनेगी 2 पावर, जनरल इक्वेशन आपकी बनेगी इसमें t of n equals to 2 to the power I into t of n upon 2 to the power I plus I into n, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करें कि आयत स्टेप के बाद जो साइज है प्रॉब्लम का वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि वापस से हुई n अपॉन 2 पावर i को आप 1 रख दीजिए, यही हमने बाइनरी सर्च में भी किया था, और जब आपने इसको सोल्व किया था तो i की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, log n आ गई थी, log n बेस 2, या इसको हमने LGN भी बोला, यहाँ पर आप इसको रख दीजिए, तो सो t of n आपका कितना हो गया, t of n आपका आ गया 2 पावर i। अब देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 पावर i कितना है, 2 पावर i कितना आपका n ही तो है, क्योंकि n अपॉन 2 पावर i इक्वल्स टू 1 है, तो 2 पावर i कितना हो गया आपका n हो गया, यानी कि n इंटू t of 1 और प्लस i इंटू n, i कितना है आपका LGN इंटू n, या LGN इंटू n को LGN स्क्वायर मत करिएगा, वो एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इसको आप n इंटू LGN भी कह सकते हैं, या इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि n प्लस n LGN। और ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो तो उसमें हम वो टर्म लेते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन मेजर है, जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म है। जब हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ी थी तो मैंने बहुत डिटेल में आपको वहां पर ये चीज बताई थी। अब यहाँ पर एक तरफ तो n लिखा हुआ है और एक तरफ n इंटू LGN लिखा हुआ है, ऑब्वियसली n इंटू LGN इज अ बिगर क्वांटिटी एज कंपेयर टू n, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू सपोज 10 पावर 10 लेंगे तो ये कितना होगा 10 पावर 10, ये कितना होगा 10 पावर 10, और अगर log ऑफ 10 पावर 10 को भी सोल्व करेंगे तो वो 10 तो आएगा, इसका मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा 10 पावर 11, इसका मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है इसके कंपैरिजन में। और जब आप इसको रोटेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो आप कहेंगे t of n equals to big of n LGN। ये हमारा रनिंग टाइम हो गया मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस में, क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, t of n equals to 2tn by 3 plus 1, बेस कंडीशन इज t of 1 equals to 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा वही है कि जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है t of n, उसकी हमारी दो सब प्रॉब्लम्स बन रही है, क्योंकि t का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और यहाँ पर जो दोनों ही सब प्रॉब्लम्स हैं उनका साइज हमारा n by 3 और n by 3 हो जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t of n equals to tn by 3 plus tn by 3 plus n, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर आप इसको सबसे पहले इवैल्यूएट करिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए t of n by 3, तो t of n by 3 कितना आएगा, वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में t को n by 3 रखिए, कितना आएगा t of n by 3, 2t n by 3 और by 3 है तो ये आपका आ जाएगा t of 9। मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ, जब आप निकालेंगे t of n by 3 तो आपका आएगा 2 into t n by 3 की जगह आप रखेंगे n by 3, तो n by 3 और 3 नीचे ही है तो आपका आएगा 2t n by 9 और प्लस आपका n है तो आपका हो जाएगा ये n by 3, ठीक है। उसके बाद आप इस पे रख दीजिए, इसको कितना आपका आ गया 2t n by 9 प्लस n by 3 और ब्रैकेट करिए 1, क्योंकि यही आपका था वाली t of n by 3 और एक आपका आ गया प्लस n। अब इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लीजिए पहले, तो कितना आ गया आपका 4t n by 9 फिर प्लस 2 into n by 3 यानी कि 2n by 3 और फिर आपका ये आ गया प्लस n, ठीक है। ये आपका t of n आ गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इसमें चाहिए t of n by 9, फिर वही ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n by 9 रखो तो कितना आएगा 2t n by 27 प्लस n by 9। अब मैं आपको अलग से लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली आप यही लिखिए, ये आपका आ गया 4 into t of n by 9 कितना हो गया 2t n by 9 into 3 27 प्लस n by 9 और फिर जो आपको पहले से लिखा हुआ है प्लस 2n by 3 और प्लस n, ये आप एज इट इज लिख दीजिए,
ये आपका कितना है जब आप इसको सोल्व किया, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 टी एन बाय 27 प्लस 4 इंटू एन अपॉन 9 प्लस 2n/3 प्लस n। एक इक्वेशन और लिखना चाहें तो एक और लिख लीजिए, थोड़ा सा सिमेट्री आपको और क्लियर हो जाएगी। वैसे यहाँ से आपको सिमेट्री का आइडिया लगना शुरू हो गया होगा इतने एग्जांपल्स करने के बाद, लेकिन अगर आप एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो टी ऑफ n/27 कितना है यहाँ पर आप रखेंगे तो 2t n/27 इंटू 3 81 प्लस n/27 प्लस 4n/9 प्लस 2n/3 प्लस n। उसके बाद जब आप इसको भी इवैल्यूएट करेंगे तो टी ऑफ एन आपका कितना हो गया 8 इंटू 2 16 टी एन बाय 81 प्लस 8n/27 प्लस 4n/9 प्लस 4n/3 प्लस n। बनाइए क्या सिमेट्री बन रही है, थोड़ा इजी है बनाना, कोई टफ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सिमेट्री को तो ओरिजिनल क्या है 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और n के साथ कोई पावर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको थोड़ा सा इसको बनाएं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4tn/9। इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि 2 पावर 2 एंड t ऑफ n बाय 3 पावर 2 9 ही तो है 4tn/9 और प्लस इसको हम लिख रहे हैं 2/3 की वैल्यू 1 n और प्लस 2/3 की पावर 0 इंटू n या खाली n लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया इसको। अगली क्वेश्चन जो आपने ये बनाई थी ये तो पहली बनी, फिर नेक्स्ट ये बनी थी हमारी, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिखिए 2 पावर 3 t n अपॉन 3 पावर 3 क्योंकि 27 है ना 3 से 9 से 27 प्लस 2/3 की पावर 0 इंटू n सॉरी 2/3 की पावर 2 इंटू n 2/3 की पावर 1 इंटू n 2/3 की पावर 0 इंटू n, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2 इंटू n प्लस 2/3 की पावर 1 इंटू n और प्लस 2/3 की पावर 0 इंटू n यानी कि n। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप इसको भी आप इसी तरीके से लिख दीजिए t पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 t ऑफ n अपॉन 3 टू द पावर 4, देन आपका क्या बनेगा ये 2/3 टू द पावर 3 प्लस 2/3 टू द पावर 2 प्लस 2/3 टू द पावर 1 एंड प्लस n। ओके, अब यहां पर आप देखिए एनालाइज करिए इसको 2 की पावर 0 3 की पावर 0 n के साथ कुछ नहीं है। फिर जब आप इस पर आए 2 पावर 2 3 पावर 2 फिर 2/3 की पावर 1 फिर 2/3 पावर 0। फिर जब आप इस पर आए नेक्स्ट इक्वेशन पर 2 पावर 3 3 पावर 3 2/3 पावर 2 1 देन 0। फिर यहाँ पर 2 की पावर 4 3 पावर 4 फिर जो 2/3 की पावर है वो 3 देन 2 देन 1 देन 0। इसका मतलब अगर इसकी अब जनरलाइज्ड इक्वेशन बनेगी तो वो बनेगी 2 टू द पावर i t n अपॉन 3 पावर i प्लस 2/3 टू द पावर i माइनस 1, क्योंकि जो यहाँ पर पावर है उससे एक कम यहाँ पर पावर है और वो जो पावर बन रही है वो आपकी 2/3 की बन रही है और एक एक रिड्यूस होती जा रही है। तो अब अगर इसकी हम जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखेंगे तो जनरलाइज्ड इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी t ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू द पावर i t ऑफ n अपॉन 3 टू द पावर i प्लस 2/3 टू द पावर एक कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 पावर 4 3 पावर 4 था तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर i है तो यहाँ पर हो गया i माइनस 1 और उसके बाद बनेगा 2/3 टू द पावर इंटू n रहेगा पावर i माइनस 2 देन n एंड प्लस सो ऑन प्लस फिर वही आपकी जो लास्ट वाली टर्म है 2/3n एंड प्लस n। ठीक है, अब जब आपने इतना लिख दिया उसको हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर ith स्टेप ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा साइज। तो अगर ये हमारा कांस्टेंट होगा तो हम क्या रखेंगे n अपॉन 3 टू द पावर i को कांस्टेंट आपने रख दिया 1 हो गया, ये आपका हो गया n इक्वल्स टू 3 टू द पावर i, दोनों तरफ आप log लेंगे log n इक्वल्स टू i log 3 या ये आपका आ जाएगा i इक्वल्स टू log n अपॉन log 3 या आप कह सकते हैं log n बेस 3। तो ये तो आपकी i की वैल्यू आ गई।
अब जब आपकी ये आई की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले आप ये वाला इवेल्युएट कर लेंगे, कितना आएगा 2 टू द पावर आई। ठीक है, इसके साथ में इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर आई आपका आ गया 2 टू द पावर log n बेस 3। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि आप इन दो को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि n रेज़ पावर log 3 बेस 2। तो ठीक है, 2 टू द पावर i तो आपने इवेल्युएट कर लिया। अब जब इस i की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 टू द पावर i आपका ये आ गया, और i की वैल्यू यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2/3 टू द पावर log n बेस 3 माइनस 1 इंटू 1, फिर log n बेस 3 माइनस 2 इंटू 1, ये आपका बनता चला जाएगा। इसको चलिए अब चलिए लिखिए इसको, ये आपका आ गया t ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू द पावर i। 2 टू द पावर i आपने भी कितना इवेल्युएट किया है, ये आपका आ गया n रेज़ पावर log 2 बेस 3, n रेज़ पावर log 2 बेस 3, ये आपने भी निकाल लिया। उसके बाद ये कितना आ गया प्लस 2/3 टू द पावर i माइनस 1 इंटू n, i कितना आपका निकाला log, i कितना निकाला आपने log n बेस 3, इट मींस log n बेस 3 माइनस 1 इंटू n, ये आपका आ गया, यही आपने निकाला था। अब एक बार चेक कर लीजिए, तो आपकी i की वैल्यू आई थी, वो आपकी आई थी log n बेस 3, यही log n बेस 3 आपने यहाँ पर i की जगह पुट कर दिया और माइनस 1 इंटू n। उसके बाद आपका बनेगा प्लस 2/3 टू द पावर log n बेस 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू n एंड प्लस, ये आपका ऐसे चलता चला जाएगा 2/3 इंटू n एंड प्लस n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व करें तो देखिए, ये हम लिख रहे हैं t ऑफ n इक्वल्स टू, पहली टर्म तो आप एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि ये इसके साथ तो t ऑफ 1 था, t ऑफ 1 तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये तो आपका आ गया n रेज़ पावर log 2 बेस 3 प्लस। अब आप इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको देखना। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि n प्लस 2/3 इंटू n प्लस 2/3 पावर 2 इंटू n प्लस अप टू सो ऑन 2/3 पावर log n बेस 3 माइनस 1। अब आपने पढ़ा होगा, अपने पास एपी जीपी आपने पढ़ी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही आपकी एक क्वेश्चन बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जिसमें आपकी ये फर्स्ट टर्म है और 2/3 इसका कॉमन रेशियो है। जो आपकी जीपी होती है वो आपने ये पढ़ी होगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, जिसमें कि ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है और आर आपका कॉमन रेशियो होता है। जब भी आप किसी टर्म को उसके प्रीवियस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो टर्म बचेगी वो हमारा कॉमन रेशियो होता है। इसमें अगर आप किसी भी टर्म को उसके पुराने वाले से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आपका आर बचेगा। ठीक है, और इस वाली जीपी में जब आप सम निकालते हैं इनफाइनाइट टर्म्स का, तो वो आपका होता है a अपॉन 1 माइनस आर या a अपॉन r माइनस 1, डिपेंडिंग कि r की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। ठीक है, तो आप कुछ भी सम ले सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स आपकी होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये मेरी जीपी है, तो सबसे पहले इस जीपी के अगर हम n टर्म्स लिखे हैं तो n टर्म्स हमारी क्या लिखी जाएगी, हम यहाँ लिखेंगे t ऑफ n इक्वल्स टू, सबसे पहली टर्म तो आपकी ये आ गई n रेज़ पावर log 2 बेस 3 प्लस, अब इसको आप जीपी या समीशन के टर्म्स में लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इसको ये लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 0 टू log n बेस 3, सपोज आपने लूप चलाया यहाँ तक, या माइनस 1 तक ही सपोज आपने लूप चला दिया, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते 2/3 टू द पावर इंटू n, ये तो लिखा हुआ है। i की वैल्यू पहले आपने 0 रखी तो 2/3 पावर 0 इंटू n, ये पहली टर्म आ गई। फिर i की वैल्यू 1 रखी 2/3 पावर 1 इंटू n, ये आ गया। 2 रखी 2/3 पावर 2 इंटू n, और लास्ट टर्म रखी 2/3 पावर log n बेस 3 माइनस 1 इंटू n, ये आ गया। अब देखिए, जब भी हम यहाँ पर इस तरह की ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं एल्गोरिथम्स की, तो हम तो एक्चुअली में रनिंग टाइम निकाल रहे हैं, और रनिंग टाइम निकालते हुए हम ये कहते हैं कि n इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि ये हमारी एग्जैक्टली कितनी टर्म्स हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, और हम मॉडिफिकेशन में ये एज्यूम करते हैं कि हमेशा अगर आप 1 से n टर्म्स का सम ले रहे हैं तो वो सम हमेशा मेरा छोटा होगा अगर हम सम लें 1 से इनफाइनाइट टर्म्स का। तो इसी को मैं ये कह सकता हूं कि दिस होल क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन समेशन i इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2/3 पावर i इंटू n। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने ये एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब अगर अपने t ऑफ n आप लिखें तो t ऑफ n को आप लिखेंगे दिस प्लस दिस, इसका मतलब अब t ऑफ n को अगर हम लिखें तो t ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ n को हम लिख सकते हैं
टी ऑफ एन इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर log 2 बेस 3 और प्लस समीशन i इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एंड 2/3 पावर i इंटू n। अब आप इसको इवेलुएट कर लीजिए। इसको इवेलुएट करने का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया अभी। ये तो मेरे सीधी सीधी जीपी है, एक जीपी है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम लेना है। कॉमन रेशो कितना है 2/3, रेशो r से कम है तो सम आपका कितना आएगा a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है आपका यहाँ पर, पहले टर्म आपकी क्या थी n, यानी कि n अपॉन 1 माइनस r। r कितना है आपका 2/3, यानी कि n अपॉन 1 माइनस 2/3, यानी कि कितना जाएगा आपका ये 3n आएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ गया टी ऑफ एन इक्वल्स टू n रेज़ पावर log 2 बेस 3 और ये आपका आ गया 3n। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ एक बार इसको आपको सोल्व करके भी। देखिए जब आपने ये निकाला समीशन i इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और आप निकाल रहे हैं 2/3 टू द पावर i इंटू n। जब आप ये निकाल रहे हैं तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है आपका a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर n है और r की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 2/3 है। तो जब आप ये निकालेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म तो कितना आएगा a अपॉन 1 माइनस r, या आप इसको कह सकते हैं 3 माइनस 2 यानी कि 1 बचा, ऊपर आपका 3 आ गया तो ये आपका आ गया 3n। ये हमने 3n वहां पर आपका पुट किया है और जब आपने यहाँ 3n ये पुट कर दिया तो आपका ये आ गया टी ऑफ एन इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर log 2 बेस 3 प्लस 3n। अब वही मल्टीपल इक्वेशंस हैं जिसमें n इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि हम हमेशा वो वाली टर्म लेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन मेजर होगा। अब आप इसको चेक करिए इसमें कंट्रीब्यूशन मेजर किसका है। एक तरफ है n की पावर 1 3n में और एक तरफ है n की पावर log 2 बेस 3। तो n रेज़ पावर log 2 बेस 3 कितना होगा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो n रेज़ पावर log 2 बेस 3 कितना होगा। देखिए आप सिर्फ इसको सोल्व करिए log 2 बेस 3 को। अगर आप log 2 बेस 3 को सोल्व करेंगे तो इसको आप ये भी ले सकते हैं log 2 अपॉन log 3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो log 2 आपका कितना रहता है, log 2 आपका रहता है 0.301 और log 3 आपका कितना रहता है 0.477। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास। इसका मतलब एक तरफ तो आपके पास है n रेज़ पावर 0.6 और एक तरफ आपके पास है n रेज़ पावर 1। तो इसका मतलब ये बड़ी टर्म है तो हम कहेंगे सो टी ऑफ n इक्वल्स टू बिग ऑफ n। ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन के टर्म्स में लिख दिया है और इटरेटिव अप्रोचेस के ऊपर जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो हमने कुछ कवर। सो इट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन इटरेशन मेथड। हमने 5 एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन चलेगा वो चलेगा रिकर्जन ट्री मेथड पर। थैंक यू।